भगवान लंबोदर को प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ गायत्री रानी को प्रणाम करता हूँ। माँ वीणा माने को प्रणाम करता हूँ। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राज सिंह हाड़ा आरएस एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय संदर्भ में। देखिए विद्यार्थियों, ये चैप्टर कहाँ कहाँ यूजफुल है। तो जो हिस्ट्री की तैयारी करते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, उन सबके लिए ये बहुत उपयोगी है। जिन भी भर्ती परीक्षाओं में, चाहे वो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित की जाती है, चाहे वो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा, जहां पर भारत का 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम टॉपिक है, उन सभी भर्ती परीक्षाओं में ये बहुत उपयोगी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम, इसी को कहीं पर 1857 ईस्वी की क्रांति का नाम भी दे दिया जाता है। 1857 ईस्वी की क्रांति, इस नाम से भी ये चैप्टर आ जाता है। चाहे 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम है या 1857 ईस्वी की क्रांति है, एक ही बात है। शुरू अब ये क्रांति हुई क्यों, क्रांति क्यों हुई, इसको हम देख लेते हैं। क्रांति इसीलिए हुई कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे। मुगल बादशाह फर्रुखसियर को इन्होंने सालाना 3000 रुपए देकर टैक्स फ्री व्यापार करने का परमिट ले लिया था। पूरे भारत में परमिशन ले ली कि पूरे भारत में हम टैक्स फ्री व्यापार करेंगे। अब ये भारत में सब जगह घूम घूम कर इंग्लैंड का माल यहाँ बेचते, यहाँ का माल परचेज करके ले जाते। जो माल खरीद कर ले जाते थे, ये जाते कहां से, इनका आना जाना रहता बंगाल से। इनके जहाज उतरते रुकते बंगाल में। अब बंगाल इनका एक तरीके से घर हो गया, क्योंकि माल यहाँ आना, इन्होंने कंपनी लगाई, ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित करी, तो वो भी बंगाल में फैक्ट्रियां लगाना करना वगैरह सब यहाँ शुरू कर दिया। अब यहाँ से अब ये बंगाल में दिन प्रतिदिन बंगाल के शासन में हस्तक्षेप करने लगे। बंगाल को धीरे धीरे ये अपने कब्जे में लेने लग गए। क्यों कि जब इन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो आपस में लड़ते हैं, यहाँ के लोग तो आपस में लड़ते हैं, तो इन्होंने एक नीति अपना ली, फूट डालो राज करो। अब उस टाइम पर 1857 ईस्वी में 1757 ईस्वी में इन्होंने बंगाल का शासन अपने अंडर में लेने के लिए बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से लड़ाई शुरू कर दी। नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया प्लासी के युद्ध में। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला को हरा देते हैं और बंगाल पर सीधा कब्जा कर लेते हैं, ताकि इनको बंगाल में किसी टाइप का टैक्स वगैरह नहीं देना पड़े और बंगाल को ये पूरा अपने अंडर ले ले। बंगाल उस टाइम पे सबसे समृद्ध एरिया था भारत का सबसे समृद्ध एरिया था। तो बंगाल पर इनका कब्जा हो गया। अब इनको वहां पर फैक्ट्री लगाने के लिए, कंपनी बनाने के लिए, जमीन वगैरह लेने के लिए किसी प्रकार से किसी की परमिशन नहीं देनी थी। अब जब ये बंगाल इनके अंडर आ गया, तो बंगाल में टैक्स वसूली करना का काम भी इनका हो गया। अब बंगाल में क्या बोएंगे किसान, क्या बोएंगे, क्या करेंगे, बुनकर क्या काम करेंगे, काश्तकार क्या काम करेंगे, सब ये डिसाइड करने लगे। किसानों से क्या लगान लिया जाएगा, बुनकरों से क्या टैक्स लिया जाएगा, ये सब। और इन्होंने अपना मुनाफा कमाने के लिए वहां पर टैक्स भी बढ़ा दिया, सभी चीजों पर टैक्स बढ़ा दिया। इसीलिए बंगाल में गरीबी आने लग गई। समृद्ध बंगाल धीरे धीरे गरीब होने लग गया, तो वहां के लोग इनसे नाराज होने लगे। अब इसी टाइप से अब ये धीरे 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 बंगाल में नहीं, अब इनकी नजरें भारत में अंदर जाने लगी। ये सोचने लगे कि हम तो भारत के अंदर दूसरी रियासतें हैं, उनमें भी हस्तक्षेप करेंगे, उनको भी हमारे अंडर लेंगे। तो इनकी इस नीति को देखकर बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया। बंगाल में सन्यासियों ने विद्रोह किया था। महाराष्ट्र में रामोसी जाति थी, ये पास ही है। महाराष्ट्र यहाँ है, तो यहाँ पे समुद्र तट, यहाँ पे भी बंदरगाह थे। महाराष्ट्र में जो रामोसी जाति है, रामोसी जाति ने विद्रोह किया। इस प्रकार से भारत के अलग अलग भागों में धीरे 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 जो अंग्रेजों से परेशान थे, उन्होंने विद्रोह करना शुरू कर दिए। अब
निकलते निकलते समय, निकलते 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 टाइम आ गया 1857 ईस्वी। अब 1857 ईस्वी में देश में क्रांति होती है। क्रांति किस लिए होती है? कि अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने के लिए, देश को आजाद कराने के लिए कि ये अंग्रेज यहां से जाए और भारत को आजाद करें। अब इसके लिए क्रांति होती, तो उस क्रांति के, उस स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण रहे? उन कारणों में एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है राजनीतिक कारण। ध्यान से अगर आपने इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ लिया तो मुझे नहीं लगता कि शायद जिंदगी में आपको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए कोई दूसरे वीडियो देखने पड़ेंगे। केवल पढ़ने के बाद एक ऑथेंटिक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। शुरू करते हैं। अब राजनीतिक कारण में सबसे पहला टॉपिक मैंने लिया वेलेजली की सहायक संधि। गवर्नर जनरल आया वेलेजली। वैसे सहायक संधि का जन्मदाता फ्रांसिस डुप्ले था। फ्रांसिस गवर्नर डुप्ले था, उसने शुरू करी थी, मगर फ्रांसिस भारत में ज्यादा दिनों तक नहीं रह पाए। वेलेजली आया, वेलेजली ने शुरू कर दी सहायक संधि नीति। अब सहायक संधि जो वेलेजली ने करी उसकी 3 शर्तें थी। पहले तो रियासत को एक अंग्रेजी सेना रखनी पड़ेगी। एक अंग्रेजी सेना रहेगी रियासत में, जिसका खर्च कौन वहन करेगा? संबंधित रियासत वहन करेगी। जिस रियासत में अंग्रेजी सेना रहेगी वही उस अंग्रेजी सेना का खर्च वहन करेगी। पहला ये हो गया। दूसरा, रियासत में एक पॉलिटिकल एजेंट रहेगा। उस रियासत के दरबार में, शासक के दरबार में पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति हो गई। अब ये पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज सरकार को सूचना दे देता था रियासत में क्या चल रहा है, रियासत किससे संधि कर रही है, किससे दोस्ती कर रही है। और तीसरा, रियासत कोई भी संधि या समझौता बिना ब्रिटिश सरकार की सहयोग के नहीं करेगी। तो कोई भी संधि ब्रिटिश सरकार के सहयोग के बिना नहीं करेगी। ये 3 शर्त थी सहायक संधि की, जिसमें अंग्रेजों की एक अत्याधुनिक हथियारों से लैस सेना, ट्रेंड सिपाही उसमें रह जाते थे। मतलब इस रियासत की सहायता करने का, इस रियासत की शत्रुओं से रक्षा करने की जिम्मेदारी अंग्रेज सरकार की होगी। अब उस टाइम पे शासकों को तो बहुत अच्छा लगा है, पर पहले सबसे ऊपर हुआ करता था शासक, मतलब राजा। राजा के नीचे होता था सामंत, और सामंत के नीचे होती थी जनता। अब सबसे ऊपर कौन आ गए? अंग्रेज। समस्या यहां हुई। सबसे ऊपर, अगर नीचे आते जब तो ऊपर कमाई होनी थी, बट सबसे ऊपर आ गए, मतलब नीचे वाला लुटना है, जनता लुटनी है। अब ये खर्चा अलग से आ गया। ये पॉलिटिकल एजेंट है, इसका खर्चा अलग से आ गया। तो इनके लिए शासक ने टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स कहां से आना था? जनता से। सामंतों पर दबाव बनाया कि आप टैक्स ज्यादा कलेक्ट करें। सामंत जनता से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करने लगे तो जनता इससे और ज्यादा गरीब होने लगी। तो इस सहायक संधि की वजह से भी आम जनता में आक्रोश था, सामंतों में आक्रोश था। अब सहायक संधि से प्रभावित रियासतें कौन कौन सी थी? तो सबसे पहले आता है हैदराबाद। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, ये रियासतों के नाम है। और भोसले, पेशवा, भोसले, सिंधिया, ये मराठा सरदार थे। मराठा सरदारों की जो रियासतें थी, जो उनका एरिया था, वो उन्हीं के नाम से था। तो हैदराबाद की संधि, हैदराबाद सहायक संधि सबसे पहले करता है 1798 में।
सबसे पहले हैदराबाद सहायक संधि करता है 1798 में, फिर उसके बाद मैसूर 1799 में, तंजौर 1799 में, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोंसले 1803 में, और सबसे लास्ट में बसते हैं सिंधिया 1804 में। ये जो 1803, ये जो रियासत की सहायक संधि करने वाले, अब आप इनको आज के मानचित्र में, भारत इंडिया के मैप में देखो, सोचे कहां कहां पहुंच गए। केवल पहले प्लासी के युद्ध से ये बंगाल में सेटल हुए थे, बंगाल के बाद सहायक संधि नीति से हैदराबाद चले गए, मैसूर आ गए, तंजौर, अवध यूपी में है वहां आ गए, पेशवा महाराष्ट्र में, भोसले महाराष्ट्र में, सिंधिया। अब ये धीरे 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 भारत की अन्य रियासतों में घुसने लगे। अब उस तो ये थी पहले की सहायक संधि नीति। अब दूसरे नंबर पर आता लॉर्ड डलहौजी की गोद निषेध नीति। लॉर्ड डलहौजी सबसे खतरनाक, सबसे ज्यादा महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी आदमी। अब इसने गोद निषेध नीति लागू कर दी। गोद निषेध नीति क्या थी? इसने एक नियम बना दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी सरकार की तरफ से एक ऑर्डिनेंस पास करवा दिया, जिसमें लिखवा दिया अगर किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती है तो उसकी रियासत को सीधा ही ब्रिटिश साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया जाएगा। और जबकि भारत में गोद लेने की प्रथा थी और उसने मना कर दिया, गोद ली हुई संतान को वंशज नहीं माना जाएगा। अब ऐसी अगर नीति लगाओगे तो शासकों में नाराजगी तो होनी है, इससे भी नाराजगी हुई, शासक भी नाराज हुए और जनता भी नाराज हुई। तो इस गोद निषेध नीति से जो प्रभावित रियासतें थी वो थी सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागड़पुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी। सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागड़पुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और मैसूर। मैसूर में सतारा, जयपुर, संबलपुर, बागड़पुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी और मैसूर। ये गोद निषेध नीति, लॉर्ड डलहौजी की जो गोद निषेध नीति थी उससे प्रभावित होने वाली रियासतें थी। अब ये कब तो सतारा को किया उन्होंने 1848 में, जयपुर को 1849 में, संबलपुर और बागड़पुर दोनों 1850 में। सतारा महाराष्ट्र में है, जयपुर यूपी में है, संबलपुर यूपी में है, बागड़पुर पंजाब में है। बागड़ पंजाब में है। तो सतारा 1848 में, जयपुर 1849 में, संबलपुर 1850 में, बागड़पुर 1850 में, उदयपुर 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। उदयपुर को 1852 में, नागपुर 1853 में और झांसी 1854 में। इनको गोद निषेध नीति के तहत इन रियासतों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। अब इनको भी अगर मैप में देखोगे, देखो महाराष्ट्र है, यूपी है, पंजाब में आ गए, एमपी में आ गए, महाराष्ट्र और यूपी में। अब धीरे धीरे इन रियासतों को वो अपने अंडर में लेने लगे, भारत तक के राजनीति में प्रवेश करके यहाँ का शासन अपने हाथ में लेने लगे। अब इसके बाद क्या नंबर पे था? अवध का विलय। अवध का विलय क्यों हुआ? हमने सहायक संधि में पढ़ा था, पॉलिटिकल एजेंट की नियुक्ति। अब अवध में देखो 1801 में अवध सहायक संधि करता है। ये अवध की सहायक संधि 1801 में, 1801 में मतलब पॉलिटिकल एजेंट भेज दिया अवध में। अब वो पॉलिटिकल एजेंट 1801 में अवध सहायक संधि कर लेता है। 1856 में ये पॉलिटिकल एजेंट ब्रिटिश हुकूमत को सूचना देता है कि यहाँ का शासन सही ढंग से नहीं चल रहा, मतलब जैसा ब्रिटिश गवर्नमेंट चाहती है उस टाइप से नहीं चल रहा। तो इन्होंने अवध में कुशासन का हवाला देकर, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कैनिंग था,
कुशासन का हवाला दिया और सीधा ही अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। अवध को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता है, मतलब सबसे ज्यादा जो बंगाल आर्मी में सिपाही थे अंग्रेजों के पास वो अवध के थे। तो अवध के साथ जो अंग्रेजों ने क्रूरतापूर्ण व्यवहार किया, इससे सारे सिपाही, सारे किसान सब नाराज हो गए और वो अंग्रेजों को यहां से भगाने की सोचने लगे। आगे का नेक्स्ट रीजन जो है राजनीतिक कारण, वो है मराठा असंतोष। मराठाओं में पेशवा थे, पेशवा को इन्होंने 8 लाख रुपए पेंशन डिसाइड करके बिठूर भेज दिया, आप यहां नहीं रहोगे, आप चले जाओ, बिठूर भेज दिया। और उसके बाद जब नवीन पेशवा बनते हैं नाना साहब, उनकी तो पेंशन भी बंद कर दी। तो पेशवा में इस वजह से भी नाराजगी थी कि पहले तो पेंशन देकर अपना साम्राज्य छीन लिया, पेंशन दे दी और बिठूर भेज दिया, और 8 लाख पेंशन डिसाइड कर दी कि आपको सालाना 8 लाख रुपए मिलेंगे, और उनको बिठूर भेज दिया। अब जब नया पेशवा बना उनके बाद नाना साहब, तो उसकी वो पेंशन भी बंद कर दी। तो इसीलिए जो रियासत थी पेशवा, जो पेशवा रियासत थी जिसने 1802 में सहायक संधि करी थी, वो भी इनसे नाराज थी, अंग्रेजों के प्रति उनमें नाराजगी थी और वो भी अंग्रेजों से आजादी चाहते थे। उसके बाद नेक्स्ट रीजन आता है मुगल बादशाह का दमन। देखो भारत में अंग्रेज अगर दाखिल हुए थे तो मुगल बादशाह की परमिशन से ही, अभी तक भी, इस समय तक भी सैद्धांतिक रूप से बहादुर शाह जफर ही भारत के शासक थे। उन्हीं के नाम से दूसरे देशों के साथ पत्र व्यवहार होते थे, और ईस्ट इंडिया कंपनी को भी, ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपने सिक्कों पर इनका फोटो लगाकर ही भारत के बाजार में चलाती थी। तो अब इन्होंने क्या किया, एक तो उन्होंने बहादुर शाह को नजराना करना पेश कर दिया। नजराना मतलब जो भी कोई जाता था तो बादशाह को सम्मान देता था, जैसे टीवी वगैरह में दिखाते हैं ना, बादशाह का हुक्म बुलंद हो, महाराज की जय हो। तो ये नजराना था, ये देना बंद कर दिया उन्होंने, सम्मान देना बंद कर दिया। दूसरा, सिक्कों पर जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की तस्वीर लगानी होती थी वो उनको लगाना बंद कर दिया, और इनकी जगह पर इंग्लैंड के राजा रानी के फोटो लगाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड का राजा होगा चाहे रानी होगी, उनकी फोटो लगाना शुरू कर दिया, मुगल बादशाह की तस्वीर लगाना बंद कर दिया। फिर 1849 ईस्वी में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा करी, क्या घोषणा करी, कि बहादुर शाह जफर के बाद, बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद इनके परिवार को लाल किला छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा, मतलब इनको लाल किले में नहीं रहना होगा। लाल किला छोड़ना पड़ेगा। अब ये उनके बहादुर शाह जफर का दमन ही है, मुगल बादशाह का दमन है एक तरीके से। पहले आप उनको नजराना देना बंद कर रहे हो, फिर सिक्कों से तस्वीर बंद कर रहे हो, अब तो आपने यहाँ तक की घोषणा कर दी कि आपको लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा। आखिरकार हिंदुस्तान का सम्राट है, उसको लाल किला अपना आवास छोड़ के भी जाना पड़ेगा। और उसके बाद इससे लाड के नहीं तो इससे भी एक कदम आगे निकले, इन्होंने घोषणा कर दी कि बहादुर शाह जफर ही अंतिम सम्राट हैं। बहादुर शाह जफर ही अंतिम मुगल बादशाह होंगे, या अंतिम हिंदुस्तान के अंतिम सम्राट होंगे बहादुर शाह जफर। इनके बाद इनके शहजादों को केवल शहजादा या राजकुमार कहा जाएगा, उनको बादशाह की पदवी नहीं दी जाएगी। मतलब यहाँ पर हिंदुस्तान का जो सैद्धांतिक बादशाह था उसका बिल्कुल दमन कर दिया। अब वो उसको किसी भी चीज के लायक नहीं छोड़ा, वे इनको नजराना देना, क्या करना है करना, उसका सम्मान बिल्कुल घटा दिया। अब उसके बाद आगे का, अब इससे भी तो जनता में असंतोष होगा कि अब हमारा जो बादशाह था कैसा ही था, सम्मान था उस बंदे का, चाहे राष्ट्रपति, हमारे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति चाहे कैसे भी हो, पर उसका पूरा देश सम्मान करता है। उसी टाइम से, उस टाइम का संवैधानिक रूप से वही सम्राट था, तो उसके साथ अगर ऐसा कर दिया तो जनता में आक्रोश होना स्वाभाविक था। अब अगला जो आता है रीजन, सबसे महत्वपूर्ण रीजन है सामंती असंतोष। सामंत देखो बीच में थे, सामंत बीच में थे, सबसे ऊपर जैसे यहां शासक, फिर यहां आते सामंत, और यहां आती जनता।
अब शासक को जो भी जनता से काम करवाना वो सामंत की मदद से करवाता। इन सामंतों के पास में सेना भी होती थी। सामंतों को सेना रखने का अधिकार होता था। सामंतों के पास जो लगान इकट्ठा करने की जो जिम्मेदारी होती थी वो सामंतों की होती थी। जनता को सुविधाएं देनी होती तो सामंत देते थे, जनता से लगान लेना होता तो सामंत करते थे। अगर कहीं पर भी शासक के ऊपर हमला हो जाता तो ये सामंत अपनी सेना लेकर शासक के झंडे के नीचे लड़ने शासक के साथ जाते थे। अब ये स्थिति सामंतों की। पर अब सबसे ऊपर कौन आ गए? अंग्रेज। अब लड़ने झगड़ने सहायता करने का काम तो ले लिया अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने कह दिया आप तो हमें इतना टैक्स दो, आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। तो जो सामंत काम कर रहे थे वो काम तो हो गया राजाओं का। अब सामंत तो बिल्कुल बेरोजगार हो गए एक तरीके से, सामंतों के पास कोई काम नहीं बचा। अब सामंतों की न तो शासक को जरूरत रही न अंग्रेजों को जरूरत। अंग्रेजों को तो सामंतों की कोई जरूरत नहीं। अब शासक की भी इन पर निर्भरता खत्म हो गई। निर्भरता खत्म हो गई तो ये वर्ग बहुत बड़ा था, क्योंकि हर रियासत में सामंत थे। सामंती वर्ग बहुत बड़ा था, इसमें एक तरीके से असंतोष फैल गया। सामंती वर्ग में असंतोष। अब असंतोष की शुरुआत कहां से होती है? देखो 1852 में 1852 में लॉर्ड डलहौजी सामंतों की पैतृक संपत्ति की जांच के लिए एक कमीशन बैठाता है जिसका नाम है इमाम कमीशन। ये इमाम कमीशन बैठाता है कभी जांच करो इनके पास कितनी प्रॉपर्टियां हैं। तो इमाम कमीशन 5 वर्ष में इमाम कमीशन काम करता है। शुरू में 5 साल काम करता है, जिसमें ही 21,000 जागीरें जब्त कर लेता है। अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी है। ऐसा करके पहले बार में 21,000 जागीरें जब्त कर लेता है, तो इससे भी सामंती वर्ग में संतोष हो जाता है। दूसरे नंबर पर सामंतों के अधिकार में कटौती, मैंने यहाँ बता ही दिया था सामंतों के अधिकार में क्या कटौती। दूसरा, अब देखो मेवाड़ ठिकाने में, मेवाड़ का एक बहुत बड़ा ठिकाना था सलूम्बर। सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह। केसरी सिंह की महाराणा में अनबन चल रही थी, तो केसरी सिंह इसका जिम्मेदार मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को मानते थे। मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर सावर्स। ये केसरी सिंह जी मेवाड़ दरबार जो थे उस टाइम पे, जिनका व्यवहार इनसे अच्छा नहीं था, केसरी सिंह जी से व्यवहार ठीक नहीं था, तो उसकी से किसको मानते थे कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स है, इसे सावर्स ने कर रखा है, बाकी महाराणा ऐसे नहीं थे। इसी टाइप अगर मेवाड़ में ये था तो इसी टाइप में मारवाड़ में भी 3-4 ठिकाने थे, आवा, आशोक, गुलर और आल्यवास। आवा, अशोक, गुलर और आल्यवास इनके जागीरदार थे, वो भी अपने राजा से नाखुश थे। आल्यवास के जागीरदार थे अजीत सिंह जी। आल्यवास के सामंत थे अजीत सिंह जी। ये पॉलिटिकल एजेंट से बहुत ज्यादा नाराज थे, ये तो उसको दरबार में देखना ही नहीं चाहते थे। ये इनका ये मानना था कि जब से ये पॉलिटिकल एजेंट इस दरबार में बैठने लगे हैं, पूरे साम्राज्य की ऐसी की तैसी कर दी, सारे सामंतों की ऐसी की तैसी करने वाले ये पॉलिटिकल एजेंट। इस प्रकार से ये, और एक और बच गया, जयपुर में था दीवान झूठाराम। यहां लिख देता हूं, जयपुर रियासत का दीवान था जयपुर रियासत का दीवान था जिसका नाम था झूठाराम। इसने अंग्रेजों की शहर से अंग्रेजों की सहमति से जो जागीरदारों की पैतृक संपत्तियां था, इनमें हेर फेर करना शुरू कर दिया, उनको उलट पुलट करना शुरू कर दिया, किसी की जब्त कर ली, किसी की कम कर ली, किसी की ज्यादा कर ली। तो इस प्रकार से ये सामंती वर्ग भी असंतोष, सामंतों में भी बहुत ज्यादा असंतोष था अंग्रेजों को लेकर। तो साथियों, विद्यार्थियों, ये था केवल राजनीतिक कारण, 1857 ईस्वी का केवल राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण के बाद में सामाजिक कारण पढ़ेंगे, सामाजिक कारण के बाद में धार्मिक कारण पढ़ेंगे, धार्मिक कारण के बाद में आर्थिक कारण पढ़ेंगे, आर्थिक कारण के बाद में सैनिक कारण पढ़ेंगे, सैनिक के बाद में तात्कालिक कारण पढ़ेंगे। पर आप लोग घबराए नहीं, ये बस राजनीतिक कारण ही सबसे बड़ा था, बाकी सारे इतने से के मिला के, बाकी सारे मिला के इतने से के, बिल्कुल पॉइंट टू द पॉइंट, एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा शीशे की तरह। बस आप लोग मेरे साथ जुड़कर तैयारी करिए। और इस चैनल को, अभी चैनल ग्रो कर रहा है, 2-3 दिन पहले ही शुरू किया है, आप सभी से आग्रह रहेगा, ये इस चैनल का लिंक है, इसके से आप इसको ओपन करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, वीडियो को घुमा दें सब जगह। मुझे नहीं लगता कि अब इसमें राजनीतिक कारणों में और कुछ पढ़ने की आपको जरूरत पड़ेगी। आप उठाकर देख लेना पिछले एग्जाम के पेपर, एक भी सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, सिंगल क्वेश्चन भी इससे बाहर नहीं मिलेगा। हाँ मानता हूं संसाधनों में कमी हो सकती है, पर गुणवत्ता और क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। मैटर में कोई बिल्कुल ऑथेंटिक मैटर है, बिल्कुल माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुकों से तैयार किया हुआ। इसीलिए मन लगाकर पढ़िए, खूब पढ़िए और आगे बढ़िए। धन्यवाद। जय हिंद।